everyone. Welcome to the Daily Hindu Analysis. So today is 5th of August, and 5th of August we are expecting something might happen today in the country because last time 2019 5th of August को हमने JNK का जो स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370 राइट, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, ये हमने 5th ऑफ अगस्त 2019 को स्क्रैप किया राइट। दूसरा 5th अगस्त 2020 को शिलान्यास हुआ था और राम टेम्पल दैट इज सिचुएटेड इन अयोध्या, तो उसकी पहली ब्रेक रखी गई थी। तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग माइट, गवर्नमेंट माइट डू समथिंग राइट। तो आज का जो पहला आपका फ्रंट पेज है अबाउट इंडिया हिट्स बैक एज ट्रम्प सेट्स अप टैरिफ वॉर, तो इसको हम समझ चुके हैं। जब से ट्रम्प आए हैं, लाइक ट्रम्प हैज़ कम फॉर द सेकेंड टाइम राइट। यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है, तो यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है, the president of the United States, also called as POTUS, the president of the United States, he can be elected maximum twice, right? Maximum twice. और एक बार का टेन्योर होता है इस फॉर 4 years. So Donald Trump was the president back in 2016 till 2020, and now he'll be the president from 2024 till 2028. चलो, अभी हुआ क्या? डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आए तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात बोली कि लाइक वी विल इम्पोज टैरिफ्स। मैंने आपको बता रखा है, अगर हमें ट्रेड कम करना होता है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। वन इज़ योर टैरिफ बैरियर विच मीन्स इम्पोजिंग टैक्सेस, एंड द अदर वन इज़ योर नॉन टैरिफ बैरियर, जब आप टैक्स ना बढ़ा के अदर रीजंस ढूंढते हो राइट। इसका क्लासिक एग्जांपल है नॉन वेज मिल्क, जो हमने रिसेंटली अभी कवर किया था। अभी नाउ यूएस इज सेइंग दैट कंट्रीज लाइक इंडिया impose a lot of tax on the US goods, but India के goods पे हम वो tax नहीं लगाते हैं। So what he's trying to say is that when countries like India are exporting something, US उन पे बहुत minimum tax लगाता है, और इंडिया जैसे कंट्रीज जब यूएस से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो दे इम्पोज हैवी टैक्सेस राइट, तो मैक्स टैक्स। ये क्यों करते हैं? सो एज टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, कि भाई हो सकता है यूएस से आने वाला सामान बेटर क्वालिटी का भी हो और चीपर भी हो, तो हम उस पर टैक्स बढ़ा देते हैं सो दैट द इंडियन इंडस्ट्री कैन कम्पीट। अभी 1 अगस्त से यूएस ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया है, विच मीन्स द गुड्स दैट इंडिया विल ट्राई टू सेल यूएस विल नाउ हैव एन एडिशनल 25% टैरिफ। तो इफ एनीथिंग दैट वी वर इम्पोर्टिंग लेट्स से एट ₹100, अब उसका कॉस्ट हो जाएगा 125। अब जब वो चीज़ महंगी हो जाएगी यूएस में तो उसका डिमांड कम हो जाएगा ऑफकोर्स। पहले 100 में आ रहा था, 125 में आ रहा, तो डिमांड कम होगा। डिमांड कम होगा तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को फ़र्क पड़ेगा राइट। क्यों? अगर आप देखो ना इन्वेस्टमेंट साइकिल, अब क्योंकि हमारे डिमांड्स कम हो गए, डिमांड्स कम हो जाएंगे तो प्रोडक्शन भी अपने आप कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम अपने आप कम हो जाएगी। व्हेन द इनकम लेवल ऑफ पीपल विल डिक्रीज, दैट डिमांड्स विल डिक्रीज एंड सब्सिक्वेंटली द सेविंग फैक्टर विल ऑल्सो डिक्रीज। इफ द सेविंग्स विल डिक्रीज आर इन्वेस्टमेंट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज राइट। तो इंडिया पे फर्क पड़ना है। अब रिटेलिएशन में इंडिया क्या बोल रहा है? इंडिया एक तो ये बोल रहा है कि वी आर रेडी फॉर दिस 25% टैरिफ। ऑल्सो जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे एलिगेशन लगाया है कि वाई आर यू इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल, इंडिया हैज़ बीन इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल। तो डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन ये दोनों इंडिया पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि सिंस रशिया इज इन्वॉल्व इन अ वॉर विद यूक्रेन, व्हाई आर यू स्टिल इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल। तो यहाँ पे इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने रिटेलिएट करके बोला है कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं और अपने लोगों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी राइट, सो दैट द कंज्यूमर ऑफ इंडिया कैन अवेल द बेस्ट एंड एट द बेस्ट प्राइस। तो वी विल कीप ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, आप कुछ भी करो, वी विल कीप ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो यही चीज़ लिखी हुई है अखबार में, पर्सपेक्टिव वही है। एंड इफ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ वीक, ये न्यूज़ दिस न्यूज़ विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड राइट, बिकॉज वी हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स। और न्यूज़पेपर करने का यही फ़ायदा होता है, यू डोंट हैव टू रीड न्यू थिंग्स एवरी डे राइट, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव एंड द टॉपिक एट लार्ज पर से। चलो, so that is it for today of 5th of August. The first news is about अपना घर। अब अपना घर क्या है? तो देखो, हमारे ना देश में एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की एक नई स्कीम आई है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। ये बोल रहे हैं जो हमारे देश में बड़े बड़े नेशनल हाईवेज होते हैं, है ना, जो बड़े सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे होते हैं राइट, तो देयर आर मल्टीपल नेशनल हाईवेज इन इंडिया। हाईवेज क्यों ज़रूरी है? फॉर बेटर ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ होगा, क्विक होगा, एफिशिएंट होगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप कम हो जाएगा।
और प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप कम हो जाएगा, तो उससे हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएगी। मान के चलो ये मैं पेन प्रोड्यूस करता हूँ, राइट। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसका मार्केटिंग होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारी इसकी इनपुट कॉस्ट है, राइट। तो पेन प्रोडक्शन करता हूँ, इसका जो रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, अपने लेबर्स को जो सैलरी देता हूँ, जिस जगह फैक्ट्री बनाया है वहाँ पे कुछ रेंट देता हूँ, जो मैंने कैपिटल लगाया है उस पर कुछ इंटरेस्ट जाता है ना, कुछ मार्केटिंग कॉस्ट होती है, कुछ इस पेन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, ऑल्दो ये सब कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा, बट स्टिल। तो अब जैसे जैसे मैं इन चीज़ों में इनपुट कॉस्ट अपनी कम करता जाऊँगा, मेरा पेन का कॉस्ट कम होता जाएगा। अगर मेरा पेन का कॉस्ट कम होगा, माई प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। सपोज आई वॉज एबल टू मैन्युफैक्चर दिस पेन एट रुपीज़ लेट्स से 50, एंड आई वॉज एबल टू सेल इट दिस फॉर रुपीज़ 200, बाकी सारा सब मार्जिन वगैरह मिला के। अभी होता क्या है, अगर मैं अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर लूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ पेन का कॉस्ट कम होगा, हो सकता है ₹50 की जगह ये ₹45 हो जाए, एंड स्टिल आई एम एबल टू सेल इट फॉर ₹200। माई प्रॉफिट्स विल इंक्रीज, है ना, माई प्रॉफिट्स विल इंक्रीज, आई विल बी अ मोर एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। अब देखो, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है वो बोल रही है कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं, ये जो गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर्स हमारे, जो बड़े बड़े ट्रक्स चलाते हैं, इनके ना आराम करने के लिए, सो दैट दे आर मोर एफिशिएंट, है ना, सो दैट दे आर मोर एफिशिएंट, इनके आराम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम नेशनल हाईवेज पे अपना घर नाम की स्कीम चला रहे हैं। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम क्या करेगा, कुछ कुछ ऐसे एक डॉर्मेट्री टाइप की बना देगा हाईवेज के बीचों बीच, कुछ डॉर्मेट्री बना देगा हाईवेज के बीचों बीच, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रेस्टिंग रूम्स। तो इसमें इनके लिए रहना, खाना, लिविंग, स्टेइंग, कुकिंग, ऑल ऑफ दिस विल बिकम वेरी इजी। ये सब इजी होने से देयर एफिशिएंसी विल इंक्रीज, व्हेन देयर एफिशिएंसी विल इंक्रीज, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल decrease, and when the transportation cost decreases, the price of the product decreases, the price decreases, your profit margin increases, and hence you are able to maintain more profit. Just remember, ministry of petroleum की scheme है अपना घर, and this अपना घर is for the truck drivers. तो हम जो डिफरेंट हमारे नेशनल हाईवेज हैं, मल्टीपल नेशनल हाईवेज हैं, इस पे ये यूनिट्स बनाएंगे और ये इनको इंक्रीज करते जाएंगे। हमें नंबर ऑफ यूनिट्स याद करने की जरूरत नहीं, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द स्कीम एंड फॉर whom it is and which ministry is implementing it. चलो, तो इसको पढ़ सकते हो, अपना घर, द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज एम्बिशियस इनिशिएटिव कॉल्ड अपना घर, अ मूव टू एनहांस द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ ट्रक ड्राइवर्स ड्यूरिंग लॉन्ग हॉल जर्नीज, राइट। नंबर ऑफ ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, अब जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कौन सी होती हैं, जो डायरेक्टली हमें तेल बेचती हैं, राइट, जैसे लाइक इंडियन ऑयल कंपनी, BPCL, ये सारी कंपनीज, ये रिटेल फ्यूल स्टेशन ही अपना घर मैनेज करेंगे और बनवाएंगे। चलो, नाउ द सेकंड न्यूज इज अर्बन फॉरेस्ट मातृ वन। अब यार ये देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन द ईयर 2022 एक स्कीम लॉन्च की, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। अब वाई पेड़, देखो, अब ये जो हमारे आसपास ट्रीज होते हैं ना, दे आर एबल टू एब्जॉर्ब CO2, दे आर एबल टू एब्जॉर्ब CO2। हम कोई भी लिविंग चीज़ अगर बर्न करेंगे तो उससे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर नाम के गैसेस निकलते ही निकलते हैं। अब जब हम पेट्रोल या फिर डीजल बर्न करते हैं या कोल बर्न करते हैं तो ये गैसेस निकलती हैं, इसमें मेजर गैस होती है CO2। अब CO2 इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग गैस, इससे ना पूरे दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो बहुत सारे आइलैंड सबमर्ज हो जाएंगे, है ना। अब देखो, तो हमें ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करनी है। एक तो ये CO2 एब्जॉर्ब करती हैं ट्रीज, इसके साथ में फ्लड्स वगैरह में भी हेल्प करती हैं। फ्लड आएगा तो ट्री रोकती है, राइट, ट्री रोकती है। तो ट्रीज हैव मल्टीपल यूजेस, राइट, ट्रीज हैव मल्टीपल यूजेस। अब टू प्रमोट एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ काटना, राइट। एफॉरेस्टेशन इज प्लांटिंग मोर ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग मोर ट्रीज। अब हो क्या रहा है, हम अपने शहरों में, अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की शहरों में माइग्रेट करना चाहती है, जिसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। क्यों? बिकॉज अर्बन एरियाज हैव बेटर ईज ऑफ लिविंग। अर्बन एरियाज में आपकी परचेसिंग पावर बढ़ती जाती है क्योंकि आपकी इनकम लेवल बढ़ती है। अर्बन एरियाज में यू गेट बेटर सिविक कम्युनिटीज़, है ना, रोड, पोर्ट, ये सब अच्छी चीज़ें होंगी, रोड अच्छी होंगी, पोर्ट्स अच्छे होंगे, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अर्बन एरियाज में आपके सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अच्छे होते हैं, यू गेट बेटर एक्सेस टू स्कूल्स, यू गेट बेटर एक्सेस टू स्कूल्स, हेल्थ केयर, है ना। सो मल्टीपल यूजेस ऑफ, मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ कमिंग इनटू अर्बन एरियाज। तो अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन वांट टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। अब लैंड तो लिमिटेड है, लैंड इज लिमिटेड, बट माइग्रेशन जिस हिसाब से हो रहा है वो तो बहुत भयानक स्तर पे हो रहा है। तो होता क्या है, जो शहरों की ज़मीनें हैं, है ना, यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं, जो फॉरेस्ट हैं, इनको इनको डिफॉरेस्ट इनका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है।
पेड़ काट काट के यहाँ पे कंक्रीट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? कंक्रीट। अरे आपका जो घर बना होता है वो कंक्रीट आरसीसी से बना होता है ना, इसलिए कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ अर्बन एरियाज, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ अर्बन एरियाज इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ये पेड़ काटे जा रहे हैं, लैंड लिमिटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं, तो ये एरियाज में कॉन्क्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कॉन्क्रीट जंगल्स। ये जंगल जो ओरिजिनल जंगल्स हैं इन्हें काट के हम कॉन्क्रीट के जंगल्स बना रहे हैं। अब एक कॉन्क्रीट के जो जंगल्स हैं, अब क्योंकि पेड़ नहीं है तो CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नहीं है, आसपास पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे शहर जो हैं वो अर्बन हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ पानी से घिरी हो। अब अर्बन एरियाज जो हमारे हैं, यहाँ पे क्योंकि हम पेड़ कम करते जा रहे हैं तो यहाँ का हीट लेवल, यहाँ का जो गर्मी का लेवल है, टेम्परेचर है, वो अनाप शनाप स्तर पे बढ़ता जा रहा है, वो अनाप शनाप स्तर पे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। हम जिन शहरों में रह रहे हैं उनका अब वो कैसे होते जा रहे हैं? अर्बन हीट आइलैंड। ऐसी जगह होती जा रही है जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। अब इसी चीज़ को देखते हुए मोदी जी ने मोदी जी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी का भी बोलो, वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ मेजर्स। जैसे हमें नेट जीरो करना है 2070 तक, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। हम बायोफ्यूल पे फोकस कर रहे हैं। मल्टीपल मेजर्स हैं, वो हमारा भी टॉपिक नहीं है। तो मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की, एक पेड़ माँ के नाम, राइट। अब इसमें उन्होंने बोला हमारी दो माँ होती हैं, एक धरती माता और एक आपकी जो खुद की मम्मी होंगी, तो वो बोल रहे हैं दोनों के नाम पे एक एक पेड़ लगा दो, सो दैट मोर एंड मोर ट्रीज आर देयर। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये जो हमारा दिल्ली NCR वाला इलाका है, फरीदाबाद गुड़गांव वाला इलाका है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जहाँ पे हम बहुत सारी ट्रीज प्लांट करेंगे। और फ्यूचर में माना जा रहा है इसी प्रोजेक्ट को बोला जाएगा लंग ऑफ दिल्ली NCR। लंग क्यों? क्योंकि लंग हमारा क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, CO2 रिलीज करता है। तो ये जो हमारे जो ट्रीज हैं ये CO2 एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, इसलिए इसको बोला जा रहा है लंग ऑफ दिल्ली NCR। दुनिया के लंग्स बोलते हैं अमेजॉन फॉरेस्ट को, लंग ऑफ द वर्ल्ड अमेजॉन फॉरेस्ट। वेयर वेयर दे आर सिचुएटेड इन ब्राज़ील। चलो अब न्यूज़ पढ़ते हैं। ये देखो, इंडियाज फर्स्ट 750 एकड़ थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट मातृ वन। अब इस फॉरेस्ट का नाम क्या होगा? मातृ वन। इस फॉरेस्ट का नाम क्या है? मातृ वन। ये जिस फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इस फॉरेस्ट का नाम है मातृ वन। मातृ वन। बनाया कहाँ जा रहा है? दिल्ली NCR में। बनाया कहाँ जा रहा है? दिल्ली, दिल्ली NCR, दिल्ली NCR। ये देखो, इंडियाज फर्स्ट 750 एकड़ थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि शहरों के बीच बीच एक फॉरेस्ट टाइप का बना रहे हैं ना, 750 एकड़ का, जिसमें सिर्फ पेड़ पेड़ होंगे। इसको बोला जा रहा है मातृ वन। वॉज लॉन्च इन गुरुग्राम, गुड़गांव में बनाया जा रहा है। बूस्ट दिल्ली NCR's ग्रीन कवर एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, राइट। मातृ वन इज अ थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, पूछ सकता है आपसे। और एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन को प्रमोट करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ट्रिब्यूट। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। थ्री वन याद रखो, कहाँ बनाया जा रहा है? गुड़गांव में। क्या देख के बनाया जा रहा है? इट विल बी कॉल्ड एज द हार्ट एंड लंग ऑफ दिल्ली NCR। इट विल बी कॉल्ड एज द हार्ट एंड लंग ऑफ दिल्ली NCR। इसके अलावा इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, बाकी तुम थोड़ा बहुत ये ध्यान रख सकते हो कि जो बाहर से आई हुई स्पीसीज है, जैसे काबुली कीकड़ नाम का पेड़ होता है, ये काबुल से आया हुआ पेड़ है। तो अब जब होता क्या है, जब स्पीसी ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो नेटिव स्पीसी को रिप्लेस कर देती है। जैसे आप आसपास देखते हो कि बहुत सारी पहले स्पैरोज दिखती थी, अब स्पैरोज को रिप्लेस कर दिया पिजन्स ने। तो ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो है, काबुली कीका टाइप के जो प्लांट्स हैं, इनको नहीं लगाएंगे हम। रादर वी विल फोकस ऑन लोकल इंडिया के प्लांट्स, सच एज बरगद का पेड़, पीपल पेड़, नीम पेड़, अमलतश, बेलपत्र, है ना। सो वील बी फोकसिंग ऑन नेटिव इंडियन ट्रीज। बरगद का पेड़, नीम का पेड़, है ना, और बेलपत्र, अमलतश, इस टाइप की जो नेटिव इंडियन पौधे हैं उन पे फोकस होगा। चलो, अब नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट पिंगाली वेंकैया। देखो, 149th बर्थ एनिवर्सरी थी, बहुत ज़्यादा इनको याद नहीं करना है इसमें। बस ये याद रखो, पिंगाली वेंकैया कौन थे? जो हमारे देश का नेशनल फ्लैग है, विच हैज़ सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। ग्रीन डिनोट्स एग्रीकल्चर, सैफरन डिनोट्स कंपैशन, दूसरे जीवों के लिए भी थोड़ा सा अपने लिए एम्पैथी रखें, एंड वाइट डिनोट्स पीस। और इसमें ब्लू कलर का जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र, ये डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया साहब ने। ही इज़ फ्रॉम तेलंगाना। तो इतना याद रखो कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो डिज़ाइन किसने किया था? सर पिंगली वेंकैया। जस्ट रिमेंबर वेंकैया साहब। अभी इनका 149th बर्थडे था, तो मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट पे किया। मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे किया तो न्यूज़ में इनका नाम आ गया। इससे ज़्यादा हम डिटेल में याद करके जा नहीं सकते, हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम देखो। अब जैसे इन्होंने जापान में जापानीज़ भाषा में स्पीच दी थी तो इनको जापानी वेंकैया बोलते हैं, है ना। फिर अलग अलग इनके नाम है क्योंकि इन्होंने अलग अलग चीज़ें की। जैसे इन्होंने कॉटन पे रिसर्च की तो कॉटन वेंकैया भी इनको बोलते हैं। जापानीज़ में स्पीच दी तो जापानीज़ वेंकैया बोलते हैं। झंडा बनाया तो झंडा झंडा वेंकैया भी बोलते हैं। इतना हम याद नहीं करेंगे, हम बस इतना याद रखेंगे, इंडियाज नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय मिस्टर पिंगाली वेंकैया। मिस्टर पिंगाली बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, गूगल कर लीजिएगा, इंडिया का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किस दिन हुआ था,
राइट। ये याद रखो किस दिन अडॉप्ट हुआ था। ऑरेंज क्या डिनोट करता है? कंपैशन, ग्रीन वाइट डिनोट पीस, एंड द ब्लू स्टैंड्स फॉर अशोक चक्र जिसमें 20। चलो इससे ज़्यादा इस टॉपिक में नहीं है। स्टिल इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस यू कैन गो एंड इंस्टॉल आवर ऐप। इट्स अवेलेबल ऑन बोथ प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। प्ले स्टोर का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ऐप स्टोर का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ऐप स्टोर पे आप जब इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछता है, तो ऑर्गेनाइजेशन कोड इज ईरावू, ERAVU, ईरावो। चलो देखिए, झंडा वेंकैया, जापान वेंकैया, डायमंड वेंकैया, पत्ती वेंकैया। चलो डिफरेंट डिफरेंट नाम पड़े कि उन्होंने लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की। झंडा बनाया इंडिया का तो झंडा वेंकैया, जापानीज बोल लेते तो जापानीज वेंकैया। डायमंड का इन्होंने कुछ साल काम किया तो डायमंड वेंकैया। और पत्ती वेंकैया बिकॉज, या फिर कॉटन वेंकैया बिकॉज इन्होंने कॉटन पे भी बहुत सारी रिसर्च अपनी लाइफ में की थी। अब ये देखिए नेक्स्ट न्यूज़ इज AI पावर्ड आंगनबाड़ी। अब ये आंगनबाड़ी क्या होती है? चलो इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में, इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में इन द ईयर 1975 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। हमने ICDS नाम की स्कीम लॉन्च की 1975 में। इसका मतलब था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मतलब हमें बच्चे को ना पूरी तरीके से ग्रो करना था। अच्छा, इस वाले जो इसका नाम 2020 में चेंज हो गया था, नाम चेंज होकर हो गया सक्षम आंगनवाड़ी। सक्षम आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी प्लस पोषण अभियान। देखो अभी समझते जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब जब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इंदिरा गांधी जी ने लॉन्च की थी तो फोकस था जो 0 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, इन पे फोकस करना था। इनके एजुकेशन लेवल को बढ़ाना था, है ना। इनके न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना था। साथ में इनके जो आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, जो बच्चा बचपन में ही सीख लेता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, छोटे मोटे स्पोर्ट्स, इनको हमें एनहांस करना था। बेसिकली हमें बच्चे की डेवलपमेंट चाहिए थी। अब बच्चे की डेवलपमेंट जीरो पे तो शुरू होगी नहीं। बच्चे की डेवलपमेंट तो उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन वो अपनी मम्मी के वूम में आ जाता है। तो जब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई, ICDS, जिसको सक्षम आंगनवाड़ी या आंगनवाड़ी स्कीम बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें काम करती हैं आंगनवाड़ी में। तो जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो 3 चीज़ों पे फोकस था। उन बच्चों पे फोकस था जो मम्मी के वूम में है, ठीक। दूसरा उन लोगों पे फोकस था जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं। लैक्टेटिंग मतलब जिससे मिल्क निकलता हो, मिल्क प्रोड्यूसिंग मदर्स। तो मतलब उनकी डिलीवरी आसी पास हुई है। और तीसरा उन बच्चों पे फोकस था जो 0 to 6 ईयर्स ओल्ड थे। इनकी स्कूलिंग मतलब प्री स्कूल, इनका न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ दिस वॉज मेड पॉसिबल थ्रू द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसका नाम चेंज हुआ 2020 में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान। क्योंकि देखो जो न्यूट्रिशन है वो पोषण अभियान से मिल रहा है, और सक्षम आंगनवाड़ी आपके प्री स्कूलिंग पे फोकस कर रही है। दूसरा, ये स्कीम चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसमें याद रखो इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्कीम दो तरीके की होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेक्टर मतलब सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, और स्पॉन्सर्ड मतलब जो पैसा है वो बोथ इट इज कमिंग फ्रॉम बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो आपका ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और व्हाट विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज आंगनवाड़ी स्कीम, ये आंगनवाड़ी स्कीम और ICDS जो है स्कीम, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो यू गेट मनी फ्रॉम बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं है। न्यूज़ इतनी सी आई है कि हमने अपने देश की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी बना दी है। AI पावर्ड आंगनवाड़ी वाड़ी का मतलब क्या हुआ कि भाई वो जो आंगनवाड़ी है, वो जो जिस जगह ये आंगनवाड़ी चल रही है उसमें डिजिटल बोर्ड लगा दिया है। बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल्स के कुछ टूल्स खरीद दिए हैं, उनको एनिमेशंस दिखाए जाएंगे। फिलहाल ये बोला गया है मंडे से सैटरडे आंगनवाड़ी चलती है, तो उसमें 1 घंटा हम बच्चों के डिजिटल ग्रोथ पे फोकस करेंगे, सो दैट इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड है वो कम हो, डिजिटल डिवाइड कम हो, डिजिटल डिवाइड कम हो। करंट अफेयर इतना है कि इंडिया की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी शुरू हो गई है। हमें वो फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी कहाँ शुरू हुई है ये याद रखना है, और आंगनवाड़ी स्कीम है क्या ओवरऑल वो याद रखना है। इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम implemented by Ministry of Women and Child Development, initially called as Integrated Child Development Scheme, launched in the year 1975 by Indira Gandhi ji, takes care of children below children from 0 to 6 years, right, mothers जिनके मुंह में बच्चा है, and lactating mothers. Its name was changed in the year 2020 to Saksham Anganwadi and Poshan Abhiyan. चलो वेरी सिंपल, तोड़ के पढ़ेंगे बहुत सिंपल है। और अगर इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे, या समझ लेंगे तो हार्डली 2 4 5% बच्चे पढ़ लोगे। पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी आई है नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, नागपुर में महाराष्ट्र में, बस इतना याद रखो। फर्स्ट AI पावर्ड AI powered Anganwadi has been launched in Nagpur, Maharashtra. Very simple. Remember this fact. Remember this fact. Remember 1975. Remember the full form. Remember it was changed in the year 2020. Remember it is for mothers having child in their womb, lactating mothers and children from 0 to 6 years. और इसमें हमारे न्यूट्रिशन पे फोकस होता है और प्री स्कूलिंग पे फोकस होता है। चलो
इसको भी पढ़ सकते हो, बट जो पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। तो देखो यार, अभी इंडिया में एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा है, किसका चल रहा है? बिम्स्टेक का। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? बिम्स्टेक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1997 थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन, राइट। इट हैज़ 7 कंट्रीज इन टोटल। वो 7 कंट्रीज आप देख लोगे, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड, राइट। द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। फुल फॉर्म याद रखोगे, 7 कंट्रीज याद रखोगे, स्टैब्लिश इन द ईयर 1997 याद रखोगे, इसका हेडक्वार्टर तुम मुझको कमेंट सेक्शन में बताओगे, एंड दैट इज इट। बस इसका म्यूजिक फेस्टिवल हुआ। अच्छा, अब इस पे आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट फ्लड्स सीवियरिटी इंडेक्स। डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स। डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स। फ्लड क्या होता है? फ्लड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पानी इतना ज़्यादा आ जाता है, वाटर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपकी ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, या ह्यूमंस की उस टाइम की जो जो भी उनके तरीके, तौर तरीके हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं, राइट। इम्पैक्ट हो जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाढ़ आ गई। तो इस समय इंडिया में रेनी सीजन चल रहा है, तो हमारी आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर, विच इज़ इन गुजरात, उन्होंने मिलकर एक सेफ्टी इंडेक्स निकाला है, जिसमें ये तो देखेंगे कि फ्लड जो आया था वो कितनी इंटेंसिटी का आया था, मतलब जो बाढ़ आई थी वो कितनी मजबूत आई थी। बट साथ में हम ये भी देखेंगे कि बाढ़ कितनी इंटेंस थी, इसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि उनका ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि हो सकता है कहीं पे बाढ़ आई हो, फ्लड आया हो, बट ह्यूमंस पे इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़ा हो। और हो सकता है कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ ना आई हो, बहुत ज़्यादा फ्लड ना आया हो, बट वहाँ पे सिविक सेंस इतना बेकार है, लोग इतने अनएजुकेटेड हैं, या फिर उनके पास इतनी कम फैसिलिटीज़ हैं, इतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उन पर इम्पैक्ट बहुत हाई लेवल पे पड़ जाता है, राइट। तो ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिक्योरिटी इंडेक्स है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर, इनका जॉइंट प्रोजेक्ट है। एंड दिस मेक श्योर कि फ्लड का इंटेंसिटी भी देखो कितना तीव्र है, और साथ में ये भी देखो इसका इम्पैक्ट ह्यूमंस पे कैसा पड़ रहा है। तो इस पैरामीटर के नाम से, इस पैरामीटर के हिसाब से इंडिया में फ्लड से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला सिटी है पटना। और इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्लड्स आते हैं तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरला में। हाईएस्ट फ्लड्स आते हैं तिरुवनंतपुरम में, बट फ्लड्स हाईएस्ट इंटेंसिटी के तो आते हैं, बट साथ में ह्यूमन पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट कौन डालता है? पटना में। तो रिमेंबर दीज फैक्ट्स, रिमेंबर डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिक्योरिटी इंडेक्स, इट इज डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर। और इनके सेफ्टी, अरे सेफ्टी इंडेक्स क्या होता है? इन्होंने कुछ पैरामीटर्स रखे होंगे, उस पैरामीटर्स पे डिफरेंट डिफरेंट शहर को नाप देंगे कि इंटेंसिटी क्या थी और ह्यूमंस पे असर क्या पड़ा। चलो, तो दैट इज इट, कैन रिमेंबर दिस डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स। इसमें मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना तीव्र था, और ह्यूमन पे इम्पैक्ट था वो भी देखते हैं। साथ में हम यहाँ पे ये हमारे पैरामीटर्स हैं कि जैसे हम देखते हैं मीन ड्यूरेशन ऑफ फ्लडिंग इवेंट्स, मतलब पूरे सीजन में कितने दिन बाढ़ आती रही। परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एरिया हिस्टोरिकली फ्लडेड, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा एरिया, कितने परसेंट एरिया जो है वो हमेशा हर साल हिस्टोरिकली फ्लड होता ही रहता है, साल 2 साल से। कितनी डेथ्स हो रही हैं फ्लड की वजह से, कितने लोगों को इंजरी हो रही है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू एसेस रिलेटिव इम्पैक्ट, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट की पूरी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कितनी पॉपुलेशन इंपैक्ट पड़ रही है। मान लीजिए आपने बोला 10,000 लोग परेशान है, लेकिन अगर उस शहर की आबादी 50 लाख है तो बहुत ज़्यादा फिगर नहीं है। अब ऐसे तो बहुत ज़्यादा फिगर है, बट अगर किसी शहर की आबादी 1 लाख है, वहाँ 10,000 लोग परेशान है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। चलो, तो थिरुवनंतपुरम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लडिंग इवेंट, सबसे ज़्यादा फ्लड्स आए इंडिया में 231। बट दूसरा पटना इज रैंक हाईएस्ट इन द सीवियरिटी इंडेक्स, इंडिकेटिंग दैट फ्लड इंपैक्ट गोज बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब पटना में सबसे ज़्यादा इसका असर होता है। तिरुवनंतपुरम में फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन असर बहुत कम होता है, तो फ्लड सीवियरिटी डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम नहीं आता, मतलब यहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, फ्लड का मैनेजमेंट इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा है। और पटना, फ्लड तो कम आते हैं लेकिन जब भी आते हैं तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। अच्छा, इसमें याद रखोगे पटना में जो फ्लड आते हैं वो किस नदी से आते हैं? पटना में जो फ्लड आते हैं वो आते हैं कोसी रिवर से। किस रिवर से? कोसी रिवर से। कोसी रिवर कहाँ से आती है? नेपाल से। इसीलिए कोसी रिवर को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार, सौरो मतलब दुख, सौरो ऑफ बिहार। तो बिहार का ये दुख है कि उससे कोसी रिवर निकलती है, बस कोसी रिवर की वजह से ही बिहार और पटना वाले एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते। चलो, so that is it. I hope you enjoyed this lecture, and in case you are watching it for the first time, it's my humble request, and I would want, if only if you like this, if you're not liking it, please do not watch. And if you like this, it's my request from your it's a request from my side that you should start watching the previous lectures also, so that you can cover the backlog, right? If you are preparing for CLAT, this will help you in solving the passages of CR and English, idea of the passages, what the passage is trying to say. If you look at the GK section, some questions can also obviously be answered through these lectures. Legal में a lot of passages that will be coming from your current affairs sections can be answered. And if you talk about CUET, your paper 3 static GK can be solved from this lectures, right? And if you're preparing for IGMAT, 35% weightage is given to your interviews in IPM Indore exam. This will help you build in confidence and tackle all those questions that are revolving around current affairs in your examination. So that's it for today. I'll hopefully see you tomorrow now. Thank you so much.